वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जितने भी यूनिट्स है, जैसे बीएआरसी, एनपीसीएल, एनएफसी, एचडब्ल्यूबी, वीईसीसी, एनएफसी। तो इन सभी यूनिट्स के एग्जाम पैटर्न सेम है। आपके 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट, सेकेंड आपका एडवांस टेस्ट और थर्ड आपका स्किल टेस्ट होता है। और इससे पहले जितने भी एनपीसीएल के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है सब आपके ऑफलाइन में हुआ है, इसीलिए वो पेपर आपका सिंपल पूछा जाता था। अब बीएआरसी का प्रिलिमिनरी पेपर के साथ अगर एनपीसीएल का प्रिलिमिनरी पेपर को आप कंपेयर करते हैं तो बीएआरसी के प्रिलिमिनरी पेपर काफी टफ पूछे जाते हैं, लेकिन एनपीसीएल का आसान पूछा जाता था। लेकिन इस बार से एनपीसीएल का सीबीटी एग्जाम आईबीपीएस कंडक्ट करने वाला है। आपका सीबीटी होगा और इस बार आपका जो प्रिलिमिनरी पेपर होगा प्रीवियस पेपर से टफ होगा। प्रीवियस पेपर से टफ होगा क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि जो आपके एडवांस पेपर होगा, जो आपके ट्रेड के पेपर होगा वो काफी सिंपल रहेगा, लेकिन प्रिलिमिनरी पे आपको बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि प्रिलिमिनरी अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप एडवांस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और एक आईबीपीएस बैंकिंग सेक्टर के जितने भी एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट करते हैं और हमेशा नॉन टेक को थोड़ा सा हार्ड पूछते हैं। अब देखिए इसमें आपका स्पेशली नॉन टेक का एग्जाम होगा, इसीलिए नॉन टेक आपको अच्छा से पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे पहले एनपीसीएल के ओनली स्क्वायर रूट से, कभी फ्रैक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते, एकदम सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आपको पूछे जाता था, लेकिन इस बार उसके जैसा नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए इस बार आपको बहुत अच्छा से प्रिलिमिनरी के लिए आपको प्रिपरेशन करना है। एडवांस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप निमी बुक से बहुत अच्छा से पढ़िए। निमी बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। निमी का क्वेश्चन बैंक से आप पढ़िए। और देखिए, आप जानते हैं कि आईबीपीएस जब पेपर कंडक्ट करते हैं तो निमी को ज्यादा फोकस में रखते हैं। इसके मतलब ये नहीं है कि निमी को पढ़ के हम सिर्फ पढ़ने जाएंगे। निमी को बहुत अच्छा से कंप्लीट करना है, साथ में आपके पास जितने भी नोट्स है वो भी आपको बहुत अच्छा से आपके टाइम के अंदर जितने हो सके आप उसको पढ़ के भी जाइए। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से साइंस का 20 क्वेश्चन, और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से आपको एक से 2 क्वेश्चन आपका बिल्कुल कॉमन आएगा। और हम एग्जाम से पहले 3-4 जितना हो सके हम क्लास आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। और आप जानते हैं कि YouTube में मेरा 2 प्लेलिस्ट है चैनल का, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल चैनल में जाइए। एक आपको मिल जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट और एडवांस एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट। प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट में लगभग 50+ वीडियो है और एडवांस एग्जाम स्पेशल जो प्लेलिस्ट है उसमें भी काफी सारा वीडियोज है। और इसमें क्या वीडियोज है, इसमें डीएई का जितने भी यूनिट्स है सभी के पीबीएस या क्वेश्चन पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर का वीडियो उसमें दिया है। क्योंकि आप जानते हैं इन परीक्षा के जब भी पेपर आप देकर आते हैं उसके बाद आपको इसका आंसर की देखने को नहीं मिलता और ना आपको इसका आंसर की दिया जाता है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर मैं यूट्यूब में आप सभी के लिए सॉल्व कराता हूं और उसी से आपको प्रिपरेशन करना है। तो देखिए, एनपीसीएल एग्जाम आपको देने जाने से पहले आपको एक दोनों प्लेलिस्ट बहुत अच्छा से पढ़ के जाना पड़ेगा। जो प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल प्लेलिस्ट है, जितने भी स्टाइपेंडियरी कैटेगरी 2 पोस्ट के स्टूडेंट्स है, चाहे आप प्लांट ऑपरेटर का भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्रिलिमिनरी का पेपर सभी के लिए, कैटेगरी 2 का सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहता है। तो प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट्स के लिए भी प्रिलिमिनरी पेपर आपका सेम होगा, जो आईटीआई स्टूडेंट्स का भी सेम होगा। इसीलिए जितने भी वीडियोस आप उसको सबसे पहले देख लीजिए। ओके, और देखिए एक सजेशन मैं आपको देना चाहता हूं। वेट, देखिए एडवांस पे आप उतना मेहनत नहीं करेंगे तब भी आपका इसमें अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन प्रिलिमिनरी आपको एटलीस्ट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की जो प्लेलिस्ट है ना यूट्यूब में, उसको आप बहुत अच्छा से देख कर जाइएगा। ओके, तो देखिए
प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट्स या आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट्स आप फॉर्म फिलअप किए हैं, आप अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहते हैं तो इसमें आपको टोटल 50 सेट मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। एक एक सेट में 50 क्वेश्चन एज इट इज आपको फील मिलेगा, जैसे आप एग्जाम सीबीटी एग्जाम देंगे वैसे ही। और इसमें आपके 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 क्वेश्चन मैथ का, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का रहेगा। और जितने भी क्वेश्चन है सबके नीचे आपका डिटेल सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बार्क, एनपीसीआर, एनएफसी, एचडब्ल्यूबी, आईजी का, आरआर कैट, वीईसीसी, एएमडी, आईपीआर, जीएसओ, ये सब डीएई डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के यूनिट है। और इन सभी के एग्जाम पैटर्न सेम है। आप किसी भी इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लांट ऑपरेटर स्टूडेंट्स के लिए भी प्रिलिमिनरी पेपर सेम होता है आईटीआई के जैसा, इसीलिए आप लोग इसमें बिल्कुल एनरोल हो सकते हैं। देखिए मॉक टेस्ट सीरीज का तो मैंने बात कर दी। प्रिलिमिनरी के लिए 50 सेट मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स एनरोल करना चाहते हैं तो कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है। तो सिर्फ प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए स्टेज 1 के लिए आपको फुल कोर्स मिल जाएगा। इसमें आपका मैथमेटिक्स का वीडियोस रहेगा, साइंस और जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन वीडियोस इसमें रहेगा। और इसके साथ साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज आपको अलग से खरीदने नहीं पड़ेगा, इसी के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। ओके, तो इसमें आपको लेक्चर्स भी मिलेगा, लेक्चर्स के साथ साथ आपका जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप फिटर, टर्नर और मैशिनिस्ट के स्टूडेंट्स हैं, ओके, और अगर आप एडवांस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए 30 मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। कितना? 30 मॉक टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। उसमें हर एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन रहेगा और ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसके हर एक क्वेश्चन के नीचे आपका सोल्यूशन भी दिया रहेगा। और ये पढ़ के आप अगर आप जाते इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में कॉमन मिलेगा, रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको कोर्स एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ऐप का लिंक दिया है, टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेरा ऐप का नाम है, लिंक दिया है, आप लोग जाके एनरोल हो सकते हैं। ओके, अगर आप लोग स्पेशल डिस्काउंट के साथ कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 पे आप लोग कांटेक्ट करिएगा। इस पे आपको 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखिए एग्जाम से पहले जितने टाइम है उसी में से मैं आप लोगों के लिए साइंस का और मैथ्स का और हो सके तो मैं जनरल नॉलेज के भी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। देखिए जनरल नॉलेज आपको काफी सारा पढ़ना पड़ेगा, इसका एक ह्यूज सिलेबस होता है। इसको कॉमन अगर आपको देखना है तो आपको एमसीक्यू, जीके का एमसीक्यू जहां से भी आपको देखने को मिलेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम से पहले हम मैथ और साइंस पे ज्यादा फोकस देंगे। ओके, तो आज का वीडियो का डिस्कशन शुरू करते हैं। वेट, देखिए आज का क्लास का पहला क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन प्रोसेसेस एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन में विद्युत आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻91 सी फॉर कूलम्ब, CULOMB। कूलम्ब किसका यूनिट है? इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है, नोट कर लेना है। 1.6 इंटू 10⁻18 सी, 1.6 इंटू 10⁻19 सी और 1.6 इंटू 10⁻19 सी। इसका एक्चुअल राइट आंसर होगा 1.6 इंटू 10⁻19 सी। ओके, देखिए सबसे पहले जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन क्या है। किसी भी पदार्थ के, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैटर, तो किसी भी मैटर की जो टाइनीएस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा से छोटा जो पार्टिकल होते हैं, यानी कि सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं एटम, यानी कि परमाणु। ओके, और एटम 3 चीज से बने होते हैं। तो एटम इज मेड ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। क्या क्या है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, सॉरी NEU, न्यूट्रॉन, TRON एंड इलेक्ट्रॉन। ये 3 आपके सब एटॉमिक पार्टिकल है। इन तीनों चीज को मिलाकर
एटम बने होते हैं। और एटम क्या है? द टाइनीएस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर या द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर्स। किसी भी पदार्थ के सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसे हम लोग कहते हैं एटम। तो एटम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बने होते हैं। प्रोटॉन, इसका चार्ज क्या होता है? प्लस चार्ज होता है। प्लस चार्ज कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में रहता है और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में होता है। तो प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। ये माइनस माइनस ही रहेगा, लेकिन इसके सामने क्या होगा? प्लस होगा। ये प्रोटॉन का चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 C। ये पहले माइनस होगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल रहता है, इसका कोई चार्ज नहीं रहता है, चार्जलेस है। ओके, प्रोटॉन किसने आविष्कार किया था? प्रोटॉन आविष्कार किया था गोल्डस्टेन ने। गोल्डस्टेन, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको पूछे जाएगा एग्जाम में। न्यूट्रॉन किसने आविष्कार किया था? चैडविक, CHADWIC के चैडविक ने आविष्कार किया था न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किसने आविष्कार किया था? J.J. थॉमसन ने आविष्कार किया था। ओके, ये सब चीज आपको समझ आ गया है। तो देखिए, ये नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम्ब इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, एक्चुअली इसका क्या है? शुरू में आपका माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन बोला है ना, तो आपका माइनस हमने होगा। प्रोटॉन बोलता तो सिर्फ पॉजिटिव आपका हो जाता, बाकी सेम टू सेम यही आपका रहेगा। अब देखिए, जो मैंने आपको बोला कि कूलम्ब किसका यूनिट है? कूलम्ब आपकी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज इसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। तो Q इज इक्वल टू आपका क्या है? I इंटू टी। ये भी आपको याद रखना, I मतलब करंट और T मतलब टाइम। तो करंट और टाइम का गुणनफल को हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ओके, देखिए 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स टेकन टुगेदर मेक 1 कूलम्ब। तो 1 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 कूलम्ब इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया? एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है? वो आपका क्या था? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब था। एक इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज? अब इसमें बोल रहा है एक कूलम्ब इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रॉन? तो एक कूलम्ब इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रोसेसेस नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। सिर्फ इसका सामने क्या होगा? माइनस रहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वेंटेड बाय, किसने आविष्कार किया था? J.J. थॉमसन ने आविष्कार किया था। हु इज ए नोबेल प्राइज विनर। J.J. थॉमसन को नोबेल प्राइज मिला था, किस फील्ड में मिला था? फिजिक्स से मिला था। ओके, इट इज नेगेटिवली चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज होता है। द हेजनबर्ग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिसाइजली गेट बोथ द पोजीशन एंड द मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। इसमें बोल रहा है कि हाइजेनबर्ग सिद्धांत बताता है कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति दोनों को एक साथ ठीक से या सटीक रूप से प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग सिद्धांत ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति और गति एक ही साथ दोनों निकालना, करेक्टली निकालना संभव नहीं है। ओके, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है वो भी आपको पता चल गया। तो देखिए, एक क्वेश्चन से आपका कितना क्वेश्चंस और आपको सीखने को मिल गया। और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, और जो मैंने आज डिस्कस करूंगा इसी से आप देखिएगा आपको 2 क्वेश्चन मिनिमम कॉमन आएगा। ओके, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। अणु बनाने वाले परमाणु की संख्या कहलाती है। तो देखो, मॉलिक्यूल किससे बनता है? मॉलिक्यूल मतलब अणु और एटम मतलब परमाणु। तो मॉलिक्यूल बनता है एटम से। तो ठीक है, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2 एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल को बनाते हैं। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल, इसमें बोल रहा है कि अणु बनाने वाले
परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं कि एक अणु को, हाइड्रोजन अणु को बनाने के लिए जितना परमाणु को हम लोग यूज करते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं कि एटोमिसिटी। एटोमिसिटी यानी कि परमाणुता, एटोमिसिटी। तो एक अणु को बनाने के लिए जितना परमाणु हम यूज करते हैं इसे कहते हैं परमाणुता, मतलब एटोमिसिटी। देखिए आगे जाकर और भी आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल नोन एज एटोमिसिटी। अणु का निर्माण करने वाले परमाणु की संख्या को पारमाणविकता के रूप में जाना जाता है। ओके, जितना नंबर ऑफ एटम हम लोग यूज करते हैं किसी एक जितना नंबर ऑफ परमाणु हम लोग यूज करते हैं एक अणु को बनाने के लिए, इसे हम लोग एटोमिसिटी यानी कि परमाणुविकता कहते हैं। एटोमिसिटी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टू ए मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, सब्सटेंस और कंपाउंड। परमाणुविकता किसी तत्व, पदार्थ और यौगिक के अणु से बंधे परमाणु की संख्या पर निर्भर करती है। बिल्कुल, जैसे देखिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 आपका क्या है? ये आपका ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है। इसमें कितना एटोमिसिटी है? इसका एटोमिसिटी कितना है? मतलब इसका ऑक्सीजन का 2 एटम यूज हुआ है, इसीलिए इसका एटोमिसिटी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसीलिए बोला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 एटम। तो ऑक्सीजन यानी कि O2 ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें कितना एटम यूज हुआ है? ऑक्सीजन के 2 एटम हम लोग यूज किए हैं, इसीलिए इसका एटोमिसिटी हो जाएगा 2। सल्फर का क्या होता है? S8। ठीक है, यानी कि ये आपका सल्फर, ये आपका मॉलिक्यूल है। तो सल्फर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए कितना सल्फर का एटम यूज किए? इसमें 8 सल्फर का एटम यूज किए, इसीलिए 8 इसका एटोमिसिटी हो जाएगा। तो इसलिए देखिए बोला है कि सल्फर मॉलिक्यूल कंटेन्स 8 सल्फर एटम। सल्फर मॉलिक्यूल यानी कि S8 में 8 सल्फर के एटम यूज होता है, इसलिए इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 8। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 2 एटोमिसिटी। जितना नंबर ऑफ एटम हम लोग यूज करते किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए वही हो जाता है एटोमिसिटी यानी कि परमाणुविकता। ओके, आइसोटोप्स देखिए ऑप्शन में आपको दिया गया था। आइसोटोप मतलब क्या है? द एलिमेंट which are having the same number of atomic number but different mass number। तो किसी भी एलिमेंट का जब एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उसका मास नंबर अलग होता है, उसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइसियम। ओके, तो इसमें क्या होता है? प्रोटियम 1H1, 1H2, 1H3। तो इसमें देखिए ये जो आपका नीचे है ना, ये आपका प्रोटॉन संख्या है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? इसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन है सभी एलिमेंट के देखिए आपका समान रहता है, लेकिन इसका मास नंबर क्या है? आपका अलग है। इसीलिए बोला द एलिमेंट व्हिच आर हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं कि प्रोटॉन संख्या। तो देखिए इनमें एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है, तो यही आपका एटॉमिक नंबर क्या है? ये आपका एटॉमिक नंबर 1, ये भी एटॉमिक नंबर 1, ये भी एटॉमिक नंबर 1। तो ये जो ऊपर जब करता है ना, इसे मास नंबर कहते हैं। तो देखिए इस एलिमेंट का, हाइड्रोजनी एलिमेंट का, इसके देखिए 3 आइसोटोप है। तो देखिए 3 आइसोटोप के जो एटॉमिक नंबर है यानी कि प्रोटॉन संख्या सब समान है, लेकिन इसके जो मास नंबर है सब देखिए अलग अलग है, इसे हम लोग आइसोटोप कहते हैं। ओके, एटॉमिक मास, द मास ऑफ एन एटम और मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी भी एटम यानी कि परमाणु और मॉलिक्यूल यानी कि अणु, किसी भी परमाणु या अणु के जो मास है उसे हम लोग मास नंबर या एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास कौन सा है? ये जो आपके ऊपर रहता है ये आपका एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, अब देखिए एटॉमिक नंबर, मैंने आपको बोला एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर या प्रोटॉन संख्या। तो देखिए द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज नोन एज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब ही प्रोटॉन संख्या। तो इधर इसका एटॉमिक नंबर देखो 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, मतलब इसमें प्रोटॉन संख्या क्या? इसका प्रोटॉन 1 है, इसका प्रोटॉन है कि इसका प्रोटॉन है। तो एटॉमिक नंबर किसे इंडिकेट करता है? प्रोटॉन संख्या को इंडिकेट करता है। और
एटॉमिक मास किसे इंडिकेट करता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन संख्या, दोनों को इंडिकेट करता है मिलाकर। ओके, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम इज इक्वल टू द, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या डैश के बराबर होते हैं। ओके, तो किसी भी एटम के न्यूट्रॉन की संख्या आप किस तरह से निकाल सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, या इसमें बोल रहा है कि न्यूट्रॉन संख्या मतलब भी आपका एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन संख्या मतलब एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर मतलब आपका प्रोटॉन संख्या है। ओके, मास नंबर मतलब भी तो देखो, मास नंबर मतलब प्रोटॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का तो इसका कोई संपर्क ही नहीं है। तो एक्चुअली देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला एटॉमिक मास, इसी को हम लोग मास नंबर कहते हैं, इज इक्वल टू क्या है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। ठीक है, तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो हम न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देखो ऐसे मैंने आपको क्या बोला 1H2। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें देखो ये 1 आपका एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन आपका 1 है, और आप जानते हो ऊपर में क्या, ये आपका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो इसमें आपका प्रोटॉन बोल दिया है, 1 बोल दिया है। ओके, आपको न्यूट्रॉन निकालना है और एटॉमिक मास इसमें 2 हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 - 1 1। तो इसमें न्यूट्रॉन क्या है? 1 आपका रहेगा। ओके, तो इसमें न्यूट्रॉन संख्या कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि एटॉमिक मास मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन 1 प्लस प्रोटॉन 1, तो फिर मिलके ये आपको ऊपर में हो जा रहा है ना, मास नंबर 2 हो रहा है। ओके, क्लियर। इसमें देखो एटॉमिक नंबर क्या डिफाइन करता है? एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब नाभिक, उसके नाभिक में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ओके, तो एटॉमिक नंबर क्या इंडिकेट करते कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ओके, और मास नंबर मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो देखो न्यूक्लियस नाभिक में क्या रहता है? नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। ओके, और इसके जो सेल्स या ऑर्बिट होता है उसमें क्या रहता है? उसमें आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। ओके, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है? न्यूक्लियस में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों के योगफल को हम लोग कहते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 is commonly used in radiation therapy because it emits। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 का हम लोग मेनली यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए। ओके, इसे कौन सा रे निकालता है? तो इसे गामा रे निकालता है, गामा रे निकालता है। इसका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होता है, ये हड्डी को भी पेनिट्रेट करके जा सकता है। ओके, देखिए कोबाल्ट 60 इज यूज्ड इन रेडिएशन थेरेपी बिकॉज इट एमिट्स गामा रेज। कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल रेडिएशन थेरेपी में किया जाता है क्योंकि ये गामा किरण या इससे गामा किरण निकालते हैं। एज कोबाल्ट 60 डिकेड्स इनटू ए स्टेबल निकेल 60 आइसोटोप, टू वेवलेंथ्स ऑफ हाई एनर्जी गामा रेज आर एमिटेड। जब कोबाल्ट 60 एक स्टेबल निकेल 60 आइसोटोप में बदल जाता है तो एक हाई एनर्जी गामा किरण की 2 वेवलेंथ निकालती है। ओके, अब देखो इसी का आपको क्या बोल दिया? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, बॉन्ड्स मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट आर। बड़ी संख्या में तत्वों के परमाणुओं से बने बंध होते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? तो किसी भी एलिमेंट के अगर लार्ज नंबर ऑफ एटम का बीच का बंड होता है तो वो बॉन्ड आपका क्या होगा? वो बॉन्ड आपका वेरी वीक होगा। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के अगर लार्ज नंबर ऑफ एटम है, किसी भी एलिमेंट के
लार्ज नंबर ऑफ एटम है और उन सबके बीच के बॉन्ड क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ जब एटम होगा उसके बीच के बॉन्ड काफी या बहुत कमजोर होगा। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर वीकर। तो देखिए किसी भी एलिमेंट में अगर लार्जर नंबर ऑफ या बहुत ज्यादा संख्या में एटम्स रहता है तो उसके बीच के बॉन्ड काफी दुर्बल यानी कि काफी कमजोर होता है। ड्यू टू स्मॉल कार्बन एटम्स देयर इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन देम। देखो स्मॉल कार्बन एटम के उसमें क्या है, उसमें आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। किसी भी एलिमेंट के जब एटम संख्या कम होगा उसके बीच के बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। देखो द ट्रिपल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड्स बिटवीन द सेम टू एटम्स। इसमें बोला कि एक ही बिटवीन द सेम टू एटम्स, एक ही दो परमाणु के बीच के जो ट्रिपल बॉन्ड के ताकत है वो डबल बॉन्ड के ताकत से ज्यादा होगा, बिल्कुल ज्यादा होगा। और डबल बॉन्ड का जो ताकत होगा वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा होगा। हो गया, क्लियर हो गया है। तो किसी भी देखो एलिमेंट के जब एटम संख्या ज्यादा होगा तो उसके बीच के जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड आपके वेरी वीक होता है। ट्राइसियम इज एन आइसोटोप ऑयल। तो ट्राइसियम या ट्रिटियम एक सांस्थानिक है। तो किसका आइसोटोप है, मैंने आपको पहले बोला हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो इसमें देखो बहुत अच्छा से देखना है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। आइसोटोप मतलब क्या है, उसके एटॉमिक नंबर सबका सेम होगा लेकिन उसका एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर अलग अलग होगा। तो देखो ये आपके प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइसियम या ट्रिटियम जो भी आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इसका देखिए 1H1 1H2 1H3। तो देखिए जितने भी आइसोटोप है उसके एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, सबका 1 है। लेकिन जो एटॉमिक मास है देखो सब अलग अलग है, इसी तो हम लोग आइसोटोप कहते हैं। मैंने आपको डेफिनेशन में बोला। तो देखो इसमें क्या बोला है, इसमें डेफिनेशन नहीं है। तो जब किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर समान होता है लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। ओके, इसमें देखो ट्राइसियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप है। इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। बिल्कुल देखो इसमें अगर एटॉमिक मास अगर 3 है, एटॉमिक मास मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, टोटल कितना है 3 है। इसमें प्रोटॉन हमको पता है 1 है तो न्यूट्रॉन आपका कितना होगा, न्यूट्रॉन बिल्कुल 2 होगा। इसीलिए बोला कि ट्राइसियम में 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। बिल्कुल एटम के न्यूक्लियस में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ट्राइसियम में कितना रहेगा, 1 प्रोटॉन रहेगा 2 न्यूट्रॉन रहेगा। क्लियर, ओके। व्हिच डिस्टिंग्विश इट्स फ्रॉम द अदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। प्रोटियम व्हिच हैज नो न्यूट्रॉन। प्रोटियम का न्यूट्रॉन कैसे होगा, देखो प्रोटियम के एक आपका क्या, ये आपका एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन है और ये आपका एटॉमिक मास है। तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन ही अगर आपका 1 हो जाएगा तो न्यूट्रॉन इसमें 0 होगा। इसीलिए बोला है कि प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है और ड्यूटेरियम में एक ही न्यूट्रॉन होगा क्योंकि आपका 1 प्रोटॉन होगा तो 1 न्यूट्रॉन होगा। ओके, नेक्स्ट वही आपको बोल रहा है कि ट्राइसियम इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। बिल्कुल, हैविंग एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली 3। इसका एटॉमिक वेट अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। इट्स न्यूक्लियस मेनली कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हैज triple the mass of the nucleus and the nucleus of the ordinary hydrogen। जितना बोलना है आप बोलते। देखिए कार्बन के 3 आइसोटोप है। क्या क्या है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ये एक्चुअली होता है 6C12 6C13 6C14। आइसोटोप मतलब क्या है, उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा। समझ आ गया ना। तो इसमें जो कार्बन 14 है वो आपका रेडियो एक्टिव है। व्हिच इज यूज्ड कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग कार्बन के कौन सा आइसोटोप यूज करते हैं, कार्बन 14 आइसोटोप यूज करते हैं। ओके, ऑक्सीजन के कितना आइसोटोप है, 3 है। ऑक्सीजन 16 18 और 17। ठीक है, तो देखिए द आइसोटोप आर कॉमनली यूज्ड इन बोथ मेडिकल एप्लीकेशन एंड क्लाइमेट स्टडी, स्पेशली ऑक्सीजन 18। तो ऑक्सीजन 18 के जो आइसोटोप है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये आपको ऑक्सीजन के लिए कितना हो जाएगा, 8
O16, 8O17, 8O18। तो देखो आइसोटोप मतलब इन सबके एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। तो इसमें जो O18 आइसोटोप है उसे हम लोग मेनली किस लिए यूज करते हैं, स्टार्टिंग पास्ट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चेंज, पहले की तापमान और क्लाइमेट यानी कि जलवायु में जो भी परिवर्तन होता है उसको परीक्षण करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन 18 आइसोटोप का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए यूरेनियम का आइसोटोप क्या है, यूरेनियम का एक 235 होता है, एक 238 होता है। ओके, तो द लेस कॉमन यूरेनियम 234 इज प्रोड्यूस फ्रॉम डिकेड ऑफ यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का डिकेड से आपका यूरेनियम 234 आपका प्रोड्यूस होता है। यूरेनियम आइसोटोप आर वेल नोन बिकॉज यूरेनियम आइसोटोप का हम लोग मेनली यूज करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी में या न्यूक्लियर वेपन यानी कि न्यूक्लियर हथियार बनाने के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, सह संयोजक बंधन का उदाहरण क्या है। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड CH-Cl3 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोवैलेंट बॉन्ड का क्या क्या वैशिष्ट होता है, तो उसका देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो भी मैं चीज डिस्कस कर रहा हूं इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन मिनिमम। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर मोस्टली फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ज्यादातर कोवैलेंट बॉन्ड दिखता है। दे आर नॉन मेटेलिक वीकर बॉन्ड, ये नॉन मेटेलिक वीकर बॉन्ड है। कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड ऑकर इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स, इफ इन सॉलिड दे आर सॉफ्ट सॉलिड। तो देखो कंपाउंड हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड वो आपका लिक्विड या गैसियस स्टेट में रहेगा। तो इसमें किसी भी कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो उसमें लिक्विड या गैसियस स्टेट में आपका रहेगा। अगर सॉलिड होगा तो उसमें सॉलिड सॉफ्ट सॉलिड आपका होगा, पूरा सॉलिड आपका नहीं होगा। ओके, यानी कि देखो कोवैलेंट बॉन्ड जब भी होता है तो वो आपका लिक्विड या किसी गैसियस स्टेट में होगा। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कुचालक है। कंपाउंड्स हैविंग कोवैलेंट बॉन्ड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। तो किसी भी कंपाउंड के जब आपके कोवैलेंट बॉन्ड होगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। कोवैलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पानी और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि जो वो सॉल्वेंट में वो आपका इनसॉल्युबल होता है, घुलते नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 2 टाइप, कोवैलेंट बॉन्ड्स आपके 2 टाइप होता है, एक आपका सिग्मा जो आपका स्ट्रॉन्ग होता है और पाई जो आपका वीक बॉन्ड होता है। ओके, आप इसको जान लीजिए। नेक्स्ट, द बेस्ट स्टैंडर्ड ऑफ एटॉमिक मास इज, तो देखो परमाणु द्रव्यमान का सर्वोत्तम मानक है। तो एटॉमिक मास हम लोग किसके स्टैंडर्ड के हिसाब से मापते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कार्बन 12, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि देखिए एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, मास मतलब द्रव्यमान, इकाई को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसमें देखो एटॉमिक मास इकाई को किस तरह से परिभाषित किया जाता है, जो कार्बन 12 एटम के जो मास है उसके 1/12 जितना मास होगा वही आपका एटॉमिक मास यूनिट आपका हो जाएगा। ओके, द कार्बन 12 एटम हैज, इसका कितना प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, क्योंकि आप जानते हैं 6C12 इसमें ये आपका एटॉमिक नंबर है। तो आपका 6 अगर प्रोटॉन होगा तो इसमें आपका 6 माइनस करते हैं तो बाकी 6 आपका न्यूट्रॉन होगा। वही आपको इसमें बोला कार्बन 12 इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन 12 को परमाणु द्रव्यमान इकाई मापने के लिए मानक संदर्भ में माना जाता है। तो देखो एटॉमिक मास यूनिट हम लोग किससे परिभाषित किया, तो कार्बन 12 के जो एटम है उसके जो मास है उसका 1/12 जितना मास होगा, 1/12 जितना मास है वही आपका एटॉमिक मास यूनिट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाई व्हिच प्रोसेस, समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो देखो एक आप जानते हैं जो नॉन ओबीडियंस मूवमेंट हुआ था, आईन अमान्य आंदोलन 1930 में, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी ने
गुजरात के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू किया था, दांडी यात्रा शुरू करके गुजरात के एक समुद्र जो भी तट पे जाके उसने क्या किया था, समंदर के पानी से नमक बनाया था। वो पहले दिखाया था क्योंकि तब नमक पर भी टैक्स लगाया था इंग्रेज सरकार ने। तो ये जो प्रोसेस है ना, समुद्री जल से या पानी से जब हम लोग नमक बनाते हैं तो देखो इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड से हम लोग सॉलिड बना रहे हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड जो है, लिक्विड से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जितना भी पानी है उसको ऊपर उठा दे रहा है, जो भी उसमें नमक है वो आपका रहेगा। तो लिक्विड से सॉलिड एक्चुअली हो रहा है, ये आपका इवापोरेशन। इवापोरेशन मतलब बाष्पीकरण, बिल्कुल पानी जो भी हो वो बाष्पीकरण होकर ऊपर चला जा रहा है और जो भी नमक है वो आपका नीचे रह जाएगा। ओके, तो समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, ये आपका हो जाएगा इवापोरेशन। देखो जब आपको बोला जाएगा किसी भी सॉलिड चीज जब गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जो कर्पूर है ना, जिसको आप खाली नॉर्मल जगह में रख देंगे तो वो क्या होता है, वो उब जाता है। तो वो क्या है, सॉलिड चीज है। सॉलिड चीज जब गैस में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, किसी भी माइल्ड स्टील को जब जिंक का कोटिंग देते हैं उसे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, देखो नॉर्मली हम लोग पानी के साथ अगर बालू को मिलाते हैं, उसका अगर घोल बनाते हैं, या नॉर्मली पानी के साथ अगर आयरन के छोटे छोटे चिप्स को अगर हम लोग मिलाते हैं, मिलाने का कोशिश करेंगे, देखो उसको जब भी हम लोग घुलेंगे ना तो घुलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा, ग्रेविटी के कारण जो भी सॉलिड पार्टिकल से, भारी पार्टिकल से वो पानी के नीचे आके बैठ जाएगा। ये पानी के नीचे मतलब कंटेनर जहां पे पानी आपका रखा हुआ है वो नीचे आके बैठ जाएगा। इसे हम लोग सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन प्रक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये आपका इनसॉल्वेंट है, ये आपका घुलेगा नहीं पानी के साथ। जैसे तो पानी के साथ अगर चीनी को आप मिलाते हो तो आपके क्या होगा, सल्यूबल हो जाएगा, लेकिन ये आपका इनसल्यूबल है। आयरन पार्टिकल्स बोलिए या नॉर्मली बालू बोलिए, मिलेगा नहीं, आप जितना भी घुलेगा, बाद में ग्रेविटी के कारण भारी है, इसलिए कंटेनर जिसमें पानी रखा हुआ उसका नीचे आके बैठ जाएगा। इसे हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, तो आप सबने आईन अमान्य आंदोलन शायद पढ़े हैं इतिहास में, वही चीज मैं आपको बताया हूँ, क्योंकि इतिहास में अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस बता दे कि उसी में उस मतलब तब भारत में पहली बार महात्मा गांधी ने समुद्री जल से नमक बना के दिखाया था। ओके, देखिए सॉल्ट्स आर पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ मिनरल्स कॉल्ड इवापोराइट्स मीनिंग दे आर फ्रॉम द इवापोरेशन ऑफ वाटर। जितना भी प्रोसेस है, देखो सेडिमेंटेशन प्रोसेस में आपको बता दिया, ग्रेविटी का कारण क्या होता है, जो भी आपके इनसोल्यूबल पार्टिकल्स है, भारी पार्टिकल्स, वो आपके कंटेनर के नीचे आके बैठ जाते हैं। सब्लिमेशन मतलब क्या है, ये आपका सॉलिड चीज गैस स्टेट में आपके बन जाता है। और गैल्वेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, वो इसमें आप लोग माइल्ड स्टील के ऊपर जिंक का कोटिंग देते हैं। ओके, इन आयनिक कंपाउंड आयरन अट्रैक्ट ईच अदर एंड स्ट्रांगली ज्वाइंड बाय, देखो आयनिक यौगिकों में आयन एक दूसरे को आकर्षित करता है और दृढ़ता से जुड़े जाते हैं। तो एक्चुअली देखो आयनिक कंपाउंड में आयन अट्रैक्ट करते हैं, उन दोनों के बीच में किस टाइप ऑफ फोर्स होता है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो इसमें देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इफ इट इज ऑल्सो ए सेंट्रल फोर्स। तो देखो इसमें बोल रहा है कि विद्युत स्थैतिक बल दो आवेश के बीच के लगने वाला बल को कहते हैं। तो दो चार्ज है उसके बीच के जो फोर्स होता है, दो चार्ज के बीच के जो फोर्स होता है, जो नॉर्मली मैग्नेट देखो उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत स्थैतिक बल। तो ये आपका क्या, दो आवेश के बीच के लगने वाला बल, इसे हम लोग सेंट्रल फोर्स भी यानी कि केंद्रीय बल भी कहते हैं। इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। इसे हम लोग केंद्रीय बल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दो आवेश के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के साथ कार्य करता है। ओके, देखो इसे हम लोग कूलम्बियन और इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग कभी कभी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्बियन फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोग कहते हैं।
अब देखो कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ से भी आपको एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में। कूलम्स लॉ क्या है, व्हेन टू चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस R फ्रॉम ईच अदर। देखो ये एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, इसे हम लोग जब R डिस्टेंस से अलग करके रखते हैं तो इन दोनों के बीच एक चार्ज है, एक चार्ज, इन दोनों के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ओके, तो ये आपका फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू क्या बोला है, when two charge particle of charges Q1 and Q2 are separated by distance r from each other, okay इधर तक हो गया, then the electrostatic force between them is directly proportional to the multiplication of the charges of the two particle। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 आपका हो जाएगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज्यादा होगा, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है, उन दोनों चार्ज का गुणनफल हो रहा है। और एक क्या बोला, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जितना डिस्टेंस एक्चुअली ज्यादा होगा ना, फोर्स उतना कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना कम होगा। इसीलिए डिस्टेंस का साथ क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/r²। या आप लोग इसे क्या कहेंगे, जो Q1 और Q2 है, जो भी आपका फोर्स एक्चुअली हो रहा है ना, उसका 1/r² हो जाएगा। मतलब जितना दूर में जाएगा ना, वो फोर्स उतना ज्यादा कम हो जाएगा। इसीलिए कितना कम होगा, उसमें स्क्वायर में कम होगा, इसीलिए बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर इसमें 5 मीटर दूर में जाकर हम लोग रखा, या 5 सेंटीमीटर दूर में जाकर रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना हो रहा था इन चार्ज के गुणनफल, अगर डिस्टेंस पहले 5 सेंटीमीटर था तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर मतलब 25 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम लोग इसको और डिस्टेंस और बढ़ा दिया, 10 सेंटीमीटर का कर दिया, कि जो भी फोर्स हो रहा था तब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर मतलब 100, जितना भी फोर्स हो रहा था उसका 100 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, यानी कि फोर्स आपका कम हो जाएगा। तो जितना दूर चार्ज में जितना दूर में हम लोग दोनों चार्ज को रखेंगे उसका फोर्स उतना कम होगा, और जितना नजदीक रखेंगे उतना ज्यादा फोर्स आपका इसमें होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दोनों चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम लोग ने क्या कहां तक, वेट हम लोग ने कहां तक निकाल दिया है, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और एक हम लोग क्या क्या, फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग मिला देते हैं तो आपका हो जाएगा फोर्स प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। तो ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू को हटाने के हम लोग क्या किया, कांस्टेंट लगा दिया है, एक k कांस्टेंट लगाया है, तो k इज ए कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर c²। ओके, c² मतलब चार्ज स्क्वायर, यानी कि कूलम स्क्वायर। तो एक्चुअली देखो ये यूनिट किस तरह से निकला है वो भी मैं आपको बता सकता हूं। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, F इज इक्वल टू हो रहा है K Q1 और Q2 r²। तो K इज इक्वल टू आप क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F × r² डिवाइड बाई Q1 × Q2। F मतलब फोर्स, तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा, न्यूटन, और r² मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है, चार्ज है, तो कूलम है तो c² हो जाएगा। तो ये आपका एक्चुअली हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पार्ट c² हो जाएगा, या अगर आप लोग इसको c⁻² भी बोल सकते हैं, पार्ट c² दिया है, या आप लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम (⁻²) भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। वैल्यू क्या है, k का वैल्यू भी आपको याद रखना, 9 × 10⁹ नेक्स्ट, which is the second most abundant element in the universe? ब्रह्मांड में दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ब्रह्मांड में देखो दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और आयरन। तो ये आपका हीलियम हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है, 70% आपके हाइड्रोजन है, और हीलियम कितना है, 28% का आपका हीलियम है। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन का देखो सिंबल H होता है, और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइसियम या ट्राइटियम। ओके,
नेक्स्ट देखो हीलियम का सिंबल होता है He और इसका क्या होता है 2He यानी कि हीलियम 4 इसका एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक मास, 2 इसका एटॉमिक नंबर यानी कि न्यूटन इसमें 2 होगा। ओके, न्यूटन किसने आविष्कार किया है? जेम्स चैडविक ने आविष्कार किया है। ओके, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, इसमें क्या बोला? अब मेटल के बारे में बात किया है तो इसमें बोला कि अर्थ क्रस्ट मतलब भूपटटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाला सबसे अधिक धातु कौन सा है? आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम हो जाएगा राइट आंसर। ओके, तो एल्यूमिनियम देखो ये आपका कितना परसेंटेज हो जाएगा? 8.1% हो जाएगा और आयरन होगा 5%। आयरन ज्यादा नहीं, एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा मिलता है। ओके, देखो व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन NH3? ये NH3 मतलब क्या है? ये आपका एमोनिया है, ठीक है। तो NH3 कैसे बनता है? तो एक्चुअली देखो N नाइट्रोजन, H आपका हाइड्रोजन, N का वैलेंसी क्या है? N का वैलेंसी है, नाइट्रोजन का वैलेंसी आपका 3 है और हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? 1। तो इसको जब हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? NH3 आपका हो जाता है। तो देखो NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखो अगर हम लोग निकालते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर क्या है? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर है 7। हम लोग जानते हैं जो K होता है, K में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। L में कितना होता है? 8 होता है। तो इसमें हमारे पास और कितना होगा? इसमें K में अगर हम लोग 2 दे देंगे और 5 रहेगा तो इसमें 5 रहेगा। तो ये एक्चुअली स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए? अब इस ऑर्बिट को कंप्लीट के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये आपका 3 क्या हो जाएगा? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसीलिए नाइट्रोजन के वैलेंसी कितना है? NH3 में नाइट्रोजन का वैलेंसी आपका 3। ओके, देखो द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर या कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज वैलेंसी। देखो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NH3, तो इसमें देखो NH3 में N मतलब नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1s1 2s2 2p3। ओके, तो इसमें देखो नाइट्रोजन हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट सेल, बिल्कुल Kl यानी कि L में उसका आउटरमोस्ट सेल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट अगर कर लेगा तो ऑक्टेट स्ट्रक्चर को वो पूरा कर लेगा, जो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पूरा कर लेगा, तो वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? उसका वैलेंसी हो जाएगा 3। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए प्रिंसिपल सेल इज, मुख्य कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? इसके लिए फॉर्मूला क्या? n², n 2n², 3n²। तो इसका फॉर्मूला है 2n²। तो कौन से सेल में या कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा वो किस फॉर्मूला से तय होता है? 2n²। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2n²। ठीक है, अगर Kl सेल होता है तो ये आपका 1, L मतलब 2, Kl, M मतलब 3, N मतलब 4। ठीक है, तो L अगर आपको निकालना तो n इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 × 2² मतलब 4। तो L में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 8 इलेक्ट्रॉन होगा। वही इसमें बोल है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन एकोमोडेट इन इट, n इज इक्वल टू होगा 2 होगा। ओके, नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू अगर आपका 2 होगा तो इसमें आपका कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पिच ब्लेंड इज रिलेटेड टू, पिच ब्लेंड संबंधित है, किसके संबंधित है? अब रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। तो ये आपका यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। पिच ब्लेंड UO2, तो पिच ब्लेंड का केमिकल फॉर्मूला है UO2 इज एन ओड ऑफ यूरेनियम। तो यूरेनियम का एक ओड है। यूरेनियम के एटॉमिक नंबर से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका है 92। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज उरानाइट। तो पिच ब्लेंड UO2 को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? उरानाइट। ओके, इट इज कॉल्ड पिच ब्लेंड एज
इट इज ब्लैक इन कलर, तो इसे पिच ब्लेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका कलर ब्लैक होता है एंड हाई डेंसिटी होता है, और इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। द मेन कॉज ऑफ बैड odor इन फूड्स इन फैट्स एंड सोइल्स इज ड्यू टू, खाने में दुर्गंध का मुख्य कारण वसा और मिट्टी है, जो निम्न कारण में से होता है। तो देखो, जब भी खाना खराब हो जाता है ना, तो उससे दुर्गंध निकालना स्टार्ट होता है। तो उसमें एक्चुअली क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइसिस, ऑक्सीडेशन, रिफाइनमेंट या डिसिड्यूडेशन। तो एक्चुअली उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है। ओके, देखिएगा, कोई भी खाना अब गर्मी के टाइम में जो रात के खाना होगा, आप अगले दिन दोपहर में नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ठंडे के मौसम में आप लोग खा सकते हैं, लेकिन गर्मी के टाइम रात का खाना आप लोग अगले दिन दोपहर में नहीं खा सकते हैं। क्यों? क्या हो जाता है? उससे दुर्गंध निकालते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो रैंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट कॉज्ड बाय द बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑक्सीजन। तो उसमें देखो, जो भी हम लोग ऑयल यूज करते हैं उस आपका फैट है, ठीक है। तो फैट और ऑक्सीजन में से क्या होता है? बायोकेमिकल एक रिएक्शन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रैंसिडिटी कहते हैं। तो ये आपका एक क्या है? प्रोसेस है, ये आपका एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में आपको ऑक्सीजन तो बिल्कुल रहेगा। ओके, तो फैट और ऑक्सीजन में से बायोकेमिकल एक रिएक्शन होता है, जिसे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम लोग रैंसिडिटी के नाम से जानते हैं, और जिसके कारण खाना खराब हो जाता है, उससे खट्टा खट्टा देखना स्वाद भी निकालता है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ, नाभिकीय विखंडन किसके प्रभाव से होता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन किसके प्रभाव से होता है? न्यूट्रॉन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉज्ड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन ऑन हेवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239। परमाणु विखंडन भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 पर न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है। और देखो, ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन है ना, इसी के प्रिंसिपल पे जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है और जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो आपका काम होता है। ओके, तो न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल से क्या होता है? न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका रन होता है। इंसेक्ट्स कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू, देखो, कीट या पतंग पानी की सतह पर बिना डूबे चल सकता है। तो एक किसके कारण होता है? ये सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी का सतही दबाव के कारण होता है। देखिएगा, कोई भी कुछ पेड़ के पत्ते होता है, उसमें पानी जब भी पड़ता है ना, वो तुरंत निकल जाता है, वो पानी ठहरता नहीं है। तो इस किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, पानी का सतही तनाव। सरफेस टेंशन क्या? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच लिक्विड ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स फ्री सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। वो गुण जिसके कारण तरल अपने मुक्त सतह के क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं, उसे पृष्ठीय तनाव कहते हैं। इसे हम लोग एस या टी से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? एस और टी से हम लोग डिनोट करते हैं एफ बाई एल। एफ मतलब फोर्स और एल मतलब लेंथ ऑफ द कंटैक्ट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा, फोर्स का यूनिट हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन पर मीटर आपका इसका यूनिट हो जाएगा। इसका यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरफेस टेंशन के कारण अब देखिएगा, कोई भी पतंग पानी पर भी चल सकता है, पत्ते में देखिएगा पानी गिरता है, तुरंत चला जाता है, फिसल जाता है, तो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर के कारण होता है। उसका हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एस या टी से डिनोट करते हैं, और फॉर्मूला होता है फोर्स बाय लेंथ ऑफ द कंटैक्ट। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, चुंबकीय, वैद्युतिक या वैद्युत स्थैतिक या तथा गुरुत्वीय बल की श्रेणी में आते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स किस कैटेगरी में आता है? नॉन कंटैक्ट फोर्स, नॉन फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या कंटैक्ट फोर्स। तो देखो, ये आपका हो जाएगा नॉन कंटैक्ट फोर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंटैक्ट नहीं रहता। दो चार्ज के बीच के जो फोर्स होता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो उसमें कोई भी कंटैक्ट रहता है? नहीं कंटैक्ट रहता है, उसे नॉन कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। फोर्स मेनली टू टाइप होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कंटैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स इज दैट फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी बाय कमिंग इन डायरेक्ट फिजिकल कंटैक्ट विथ इट। तो देखो, कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब डायरेक्टली उसके साथ कॉन्टैक्ट होकर जो फोर्स रहता है उसे हम लोग कंटैक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कंटैक्ट फोर्स मतलब क्या है? नॉन कंटैक्ट फोर्स, देखो,
नॉन कंटैक्ट फूड्स आर दोज फूड्स दैट डू नॉट नीड टू कम इन कंटैक्ट विद द बॉडी एंड एक्ट इन द बॉडी फ्रॉम ए डिस्टेंस। तो इसमें बॉडी को कंटैक्ट होना जरूरी नहीं होता है इस फोर्स के लिए, दूर से ही ऐसा फोर्स काम करता है। तो क्या क्या है, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके आता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इसमें बोला देखो इंडाइजेशन, जब भी आपके खाना जब आप पचते नहीं है तो उसमें आपका क्या होता है, पेट में आपका कुछ होता है, साउंड करता है, फिर आपका उल्टी होता है। तो क्यों होता है इंडाइजेशन, मतलब अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का दवा का उपयोग किया जाता है। तो इंडाइजेशन मतलब जब आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो हम लोग किस तरह का दवा यूज करते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीसेप्टिक, एंटासिड या एंटीबायोटिक। तो हम लोग एंटासिड यूज करते हैं। जब भी इंडाइजेशन होता है, खाबर पचते नहीं है, तो हम लोग एंटासिड यूज करते हैं। देखो इन चारों चीज का यूज देख लो। एंटासिड कहां पर यूज करते हैं, एंटासिड्स आर मेडिसिन दैट काउंटरैक्ट या न्यूट्रलाइज द एसिड इन योर स्टोमक टू रिलीव इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न। देखो जब भी इंडाइजेशन होता है, खाबर सही से पचते नहीं है, तो स्टोमक में गैस निकालते हैं, सॉरी एसिड निकालते हैं। तो कौन सा एसिड होता है, तो स्टोमक में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग म्यूरिएटिक एसिड का नाम में भी जानते हैं। तो इसे देखो हम लोग का स्टोमक में कौन सा एसिड खरन होता है, तो उसमें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे म्यूरिएटिक एसिड के नाम में भी जानते हैं। ठीक है, तो इंडाइजेशन के कारण ये आपका होता है। तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि देखो एसिड तो ठीक नहीं है शरीर के लिए, हम लोग बोलते हैं एसिड हो गया तो सर दर्द कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग एंटासिड खाते हैं। तो एंटासिड क्या करता है, जो भी एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब जो आपका एसिड और एसिड बेस का ग्राफ है, आप जानते हैं 7 में आपका क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो न्यूट्रलाइज कर देता है एंटासाइड। ओके, एंटासिड। तो एंटासिड क्या कर रहा है, जो भी आपका एसिड हो रहा है तो उसका एंटा कर रहा है, मतलब उसका उल्टा कर रहा है, तो उसको न्यूट्रल में बदल दे रहा है। एंटासिड में हेल्प इफ यू हैव। तो देखो जब भी एसिड हो जाता है तो आपका इंडाइजेशन और हार्ट गला जलने लगता है। फिर देखो स्टोमक अल्सर, स्टोमक अल्सर भी होता है। देखो जब भी आप लोग भूखे पेट में रहता है ना, खाली पेट में जब भी आप रहते हैं, वही अगर आप लोग आदत बना लेते हैं तो आपका क्या होता है, पेट से आपका पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका डेली उसमें गिरता है। उसके कारण क्या होगा, वो पूरा स्टोमक को जलाएगा। तो हम लोग उसी आदत को हम लोग लंबे टाइम तक करेंगे तो वो हमारा अल्सर हो जाएगा। ओके, तो उसे हम लोग अल्सर कहते हैं, यानी कि पेट में घाव हो जाता है वो एसिड पड़ने के कारण। गैस्ट्रिटिस, ओके, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टोमक लाइनिंग। ओके, गैस तो आपका हो गया। अब देखो एंटीबायोटिक हम लोग कहाँ यूज करते हैं, दिस आर मेडिसिन दैट डिस्ट्रॉय और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो बैक्टीरिया का ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करने के लिए और स्लो डाउन करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। जब भी ठंडा लग जाता है तो वह बैक्टीरिया का कारण होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पैरासिटामोल खाने का साथ साथ हम लोग एंटीबायोटिक भी हम लोग यूज करते हैं। तो क्या करता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ को डिस्ट्रॉय या स्लो डाउन कर देता है, रोक देता है। एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक आर ऑल्सो कॉल्ड पेन किलर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक को हम लोग पेन किलर के नाम में भी जानते हैं। जितने भी पेन किलर हम लोग खाते हैं ना, आर मेडिकेशन दैट रिलीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन, हेडेक टू इंजरीज टू अर्थराइटिस। तो देखो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेन होता है, कभी कान में दर्द होता है, कभी पेट में दर्द होने जब लगता है, तो उसमें हम लोग क्या खाते हैं, एनाल्जेसिक, यानी कि उसमें हम लोग पेन किलर खाते हैं। ओके, देखो एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक में क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस दैट स्टॉप्स और स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं, या एंटीसेप्टिक जो आप लोग वैक्सीन लगाते हैं, टिटनस के जो भी वैक्सीन लगाते हैं, तो क्या होता है, वो आपका सेप्टिक नहीं होने देता, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो भी ग्रोथ है उसको स्टॉप डाउन कर देता है। ओके, तो देखो आज का पेपर में इतना है, जितना डिटेल में आपको डिस्कशन करना था 20 क्वेश्चन इसमें से मैं डिस्कस नहीं किया। इसके साथ साथ लगभग मैंने और 20 से 30 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, और इनसे देखिएगा पेपर में आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन तो कॉमन आएगा। हमसे जितना हो पाए मैं हमेशा आप लोगों के लिए प्रॉपर कंटेंट बनाने का कोशिश करता हूं। आप सभी के सपोर्ट की जरूरत है।
और अगर आपको मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, जाके आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। उसमें प्रिलिमिनरी का, एडवांस का, सबका मॉक टेस्ट मिलेगा। कोर्स भी अवेलेबल है, अगर आप लोग कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, प्रिलिमिनरी, एडवांस सबके कोर्स भी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर आप लोग जरूर विजिट कीजिए। और कोर्स अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और डिस्काउंट के लिए आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर 8583870223 पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको समझ आ गया एंटासिड का हम लोग यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक का भी यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर हम लोग का भी यूज करते हैं, जितना भी दर्द के दवाएं हम लोग खाते हैं। ओके, और एक मैंने आपको जो बताया है एंटीबायोटिक, जो भी बैक्टीरिया होता है उसका ग्रोथ को स्लो डाउन या डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो क्लियर हो गया, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना, टाटा बाय।